नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MSD 7 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1.3 संप्रेषण का स्वरूप इसके बारे में जानेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के कई ढंग हैं। फ्रेडरिक विलियम्स कहते हैं कि निम्नलिखित 5 दृष्टिकोणों से हम संप्रेषण का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो बातचीत करने या फिर अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने के तरीके को समझने के लिए क्या किया गया, विद्वान रहे फ्रेडरिक विलियम्स। इन्होंने हमारे सामने कुछ अलग अलग तरीके बताए हैं। अब हम इसमें इन तरीकों को देखेंगे। पहला है, संप्रेषण व्यवस्था का सबसे प्रमुख उपभोक्ता मनुष्य है। इस संदर्भ में हम जान सकते हैं कि मानवों की संप्रेषण व्यवस्था यानी भाषा का स्वरूप क्या है, उससे हम क्या और कैसे संप्रेषण करते हैं, हम आपसी संबंध संप्रेषण से कैसे स्थापित करते हैं, हम भाषा के माध्यम से संप्रेषण का विस्तार कैसे करते हैं आदि। भाषा विज्ञान के विविध रूप इस अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। तो इस पॉइंट में हमें ये बताया गया कि बातचीत के ये जो पूरे सिस्टम को अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल करने वाला सबसे बड़ा जो जीव है वो इंसान है, यानी कि हम लोग। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि इंसानों की बातचीत करने का जो तरीका है, यानी कि हमारी भाषा कैसी है, ये हमें सिखाया जाता है। और इस भाषा से हम क्या और कैसे बातें कर सकते हैं, जैसे कि हम आपस में क्या करते हैं, बातचीत करके कैसे दोस्त या रिश्तेदार बनते हैं, और भाषा की मदद से अपनी बात को हम दूर दूर तक कैसे फैलाते हैं। भाषा को गहराई से समझने वाले जितने भी विषय हैं वो सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, हम संप्रेषण के सामाजिक संदर्भों की चर्चा कर सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत संप्रेषण, व्यक्तिशः संप्रेषण, समूह, संगठन तथा सार्वजनिक स्तर पर संप्रेषण। तो इसमें बताया कि समाज में बातचीत करने के अलग अलग कौन कौन से रूप हैं। जैसे जब हम अकेले में क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं तो उसे चिंतन कहते हैं, और जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसे वार्तालाप कहते हैं। इसके अलावा जब किसी ग्रुप में या टीम में बात होती है तो हम उसे समूह, संगठन कहते हैं। और जब किसी बड़े मंच पर बहुत सारे लोगों के सामने अगर कोई बात कही जाए, जैसे कि नेताजी वह भाषणों में कहते हैं, तो उसे हम सार्वजनिक स्तर का संप्रेषण कहते हैं। तो ये सभी बातचीत करने के कुछ अलग अलग रूप माने जाते हैं। आगे देखें, हम संप्रेषण के प्रकारों और प्रभावों की चर्चा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यह शोध कर सकते हैं कि संप्रेषण किस हद तक मनोरंजन का साधन है। संप्रेषण से हम जनमानव में व्यवहार परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, या उन्हें सामाजिक राजनीतिक संदेश कैसे दे सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि बातचीत के क्या काम है और इसका लोगों पर असर क्या पड़ता है। इसको उदाहरण देके बताया गया कि हम ये पता लगा सकते हैं कि बातचीत या फिर फिल्में और जो नाटक हैं हमारे मनोरंजन के लिए कितने ज़रूरी हैं। हम बातचीत के ज़रिए लोगों की आदतें, उनका व्यवहार, ये सब बदल सकते हैं, या फिर उन्हें समाज और राजनीति से जुड़ी बहुत ज़रूरी बातें और संदेश हम दे सकते हैं। संप्रेषण की वस्तु क्या है, यह भी चर्चा का विषय है। संदेश संप्रेषण का केंद्र बिंदु है। हम यह देखना चाहेंगे कि संप्रेषण में संदेश का क्या स्थान है। तो यहाँ पे बताया गया कि बातचीत के अंदर आखिर वो कौन सी चीज़ है जिस पर बात हो रही है। संदेश यानी कि जो मैसेज है बातचीत का, वो सबसे मुख्य हिस्सा होता है। अगर कोई मैसेज ही नहीं होगा तो हम बात ही क्या करेंगे। इसीलिए इस पॉइंट को हम यह देखते हैं कि पूरी बातचीत में उस संदेश की उसकी क्या जगह है और वो संदेश कितना ज़रूरी है। फिफ्थ है, हम संप्रेषण के व्यवहार की जीवंत प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बातचीत और रेडियो प्रसारण संप्रेषण की भिन्न स्थितियां हैं। स्रोत, माध्यम, संदेश, प्राप्तिकर्ता आदि दृष्टियों से इनमें अंतर होगा। इसमें हमें बताया गया कि असल जिंदगी में बातचीत का काम कैसे चलता है, तो हम उसका सीधा अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए जब दो लोग आपस में आमने सामने बात करते हैं और जब रेडियो पर कोई प्रोग्राम आता है तो ये दोनों वो बिल्कुल ही अलग अलग तरीके हैं। इन दोनों में बात करने वाला व्यक्ति यानी कि जो स्रोत है
वो बात पहुंचाने का तरीका यानी कि माध्यम, कही जाने वाली बात यानी कि संदेश, और बात को सुनने वाला यानी कि प्राप्तकर्ता, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसी वजह से इन दोनों में जो है यहाँ पर अंतर आ जाता है। इस तरह जीवन में भाषा के उपयोग के सभी संदर्भ संप्रेषण के संदर्भ है। इस दृष्टि से भाषा और संप्रेषण की अभिन्नता जो है परिलक्षित होती है। इस अभिन्नता का कारण दोनों के स्वरूप की जो है विशेषता है। तो यहाँ पे बताया गया कि हम जो है अपनी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो सब असल में बातचीत करने के लिए ही करते हैं। अगर इस तरह देखें तो भाषा और बातचीत ये दोनों जो है वो एक दूसरे से हमें पूरी तरह जुड़ी हुई दिखाई देती है और इन्हें जो है अलग नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये दोनों ही इतने जुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों का रूप और जो काम करने का तरीका है वो एक जैसा है। भाषा ध्वनि, लिपि आदि बाह्य तत्वों से निर्मित व्यवस्था है जिसमें उन तत्वों का काम केवल भाषिक तत्वों को जो है पहुंचाना है। भाषा की व्यवस्था वह चैनल है जो अर्थ का जो है वहन करता है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि भाषा क्या है। इसके बारे में बताया जो भाषा है वो आवाज़ों यानी कि ध्वनियों और लिखने के तरीकों यानी कि लिपि जैसी बाहर दिखने वाली चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम है। इन आवाज़ों और अक्षरों का काम सिर्फ इतना होता है कि ये भाषा की बातों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सके। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाषा जो है वो सिर्फ आवाज़ या अक्षर नहीं है, बल्कि भाषा अपने साथ किसी ना किसी अर्थ या कहें मतलब को लेकर जो है चलती है। भाषा द्वारा संप्रेषित अर्थ वह संदेश है जो वक्ता भाषा के माध्यम से दूसरों तक जो है पहुंचाता है। संप्रेषण में भी समान स्थिति है जिसे निम्नलिखित प्रकार से एक आरेख से जो है हम दिखा सकते हैं। तो भाषा के जरिए जो है हम जो मतलब दूसरों को समझाते हैं वही असल में हमारा संदेश होता है। ये वो संदेश है जिसे बोलने वाला इंसान भाषा का इस्तेमाल करके सुनने वाले लोगों तक पहुंचाता है। बातचीत यानी कि संप्रेषण में भी ठीक यही चीज होती है। अब हम इसे जो है एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। ये चित्र दे रखा है यहाँ पे, वक्ता है, वक्ता अपना संदेश पहुंचाता है एक माध्यम के द्वारा और वो संदेश जो है यहाँ पर श्रोता के पास जाता है। ठीक है, तो इस चित्र में ये जो तीन मुख्य चीज दी गई है, सबसे पहले वक्ता। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, जैसे कि इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई वक्ता। फिर सबसे आखिर में यहाँ पे ये देखो, ये दे रखा है श्रोता। श्रोता कहते हैं सुनने वाले को, जैसे कि आप सब लोग जो है मेरी बात सुन रहे हो तो आप हुए यहाँ पर श्रोता। और बीच में यहाँ पे दे रखा है माध्यम, यानी कि वो रास्ता जिसके जरिए बात आप तक पहुँच रही है। जैसे कि मेरी बात आपके जरिए किससे पहुँच रही है, इस वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पर माध्यम हो गया वीडियो। और इस माध्यम के अंदर जो ये तीर का निशान दिया गया है और फिर यहाँ पर लिखा गया है संदेश। तो संदेश क्या है, वो बात जो वक्ता यानी कि मैं श्रोता तक यानी आप तक पहुँचा रही हूँ, तो वो हो गया संदेश। ठीक है, तो वक्ता यानी कि मैं जो आप तक संदेश पहुँचा रही हूँ, श्रोता यानी कि आप जो मेरा संदेश सुन रहे हैं, माध्यम ये संदेश आप तक किस जरिए पहुँच रहा है, तो यहाँ पर संदेश मेरी वीडियो के माध्यम से पहुँच रहा है। और संदेश क्या है, जो मैं आपको समझा रही हूँ, वो यहाँ पर संदेश का काम कर रहा है। वक्ता और श्रोता संदेश संप्रेषण के लिए संप्रेषण भावों का जो है उपयोग करते हैं। संप्रेषण के इन आयामों की विशिष्ट चर्चा तीन विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में जो है होती है। तो जो बोलने वाला है और सुनने वाला है, ये दोनों क्या करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम संप्रेषण भाषा कहते हैं। और बातचीत के इन अलग अलग हिस्सों या तरीकों को अच्छे से समझने के लिए इन्हें तीन अलग अलग पढ़ाई के क्षेत्रों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है इसमें संप्रेषण का एक भाषिक पक्ष है जिसका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत होता है। भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे को समझते हैं आदि इसके विषय क्षेत्र में जो है आते हैं। तो बातचीत यानी कि जो संप्रेषण है, संप्रेषण का एक व्यवहारिक पक्ष भी होता है। यहाँ पर व्यवहारिक पक्ष का मतलब है कि असल जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
इसकी पढ़ाई भाषा विज्ञान के अंदर आ जाती है। इसमें हम ये सीखते हैं कि हम भाषा की मदद से अपने विचारों को एक दूसरे के साथ जो है कैसे बांटते हैं और कैसे हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। यही सब बातें जो है इस पढ़ाई के अंदर आती है। अच्छा संप्रेषण वक्ता को अपनी लक्ष्य की सिद्धि में जो है मदद देता है। अगर आप किसी प्रयोजन वह किसी को पत्र लिखें लेकिन अपना अभीष्ट अर्थ संप्रेषित ना कर पाए तो पत्र लिखने का प्रयोजन जो है वो सिद्ध नहीं होता। यानी कि अगर आपकी बातचीत का तरीका अच्छा है तो आप जिस काम के लिए बात कर रहे हो वो काम आप आसानी से पूरा कर सकते हो। फिर यहाँ पर एक उदाहरण देके समझाया गया। मान लो कि आप जो है किसी काम के लिए किसी को चिट्ठी लिख रहे हो, लेकिन आप चिट्ठी में अपनी बात को सही और साफ तरीके से नहीं समझा पाते, तो उस चिट्ठी को लिखने का जो है कोई फायदा नहीं होगा और आपका वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। खराब विज्ञापन बिक्री में बढ़ोतरी नहीं कर सकता। ठीक से तैयार न किया गया जीवन वृत्त नौकरी पाने में मदद नहीं कर सकता। इन सब स्थितियों में संप्रेषण का भाषिक पक्ष जो है महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अगर टीवी या अखबार में कोई खराब विज्ञापन जिसे कि एडवर्टाइजमेंट कहते हैं वो आए तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा वो, हाँ, और उस चीज़ की बिक्री जो है कभी भी नहीं बढ़ेगी। ठीक वैसे ही अगर नौकरी पाने के लिए जो बनाया गया आपका बायोडाटा होता है या फिर कहूँ रिज्यूम होता है, अगर आप उसमें अपना जीवन वृत्त ठीक और साफ साफ नहीं लिखेंगे तो आपको नौकरी मिलने में भी वो जो है मदद नहीं करेगा। तो इन सभी स्थितियों में बातचीत को बिल्कुल सटीक और नाप तोलकर करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम संप्रेषण का गणितीय पक्ष भी कहते हैं। इस तथ्य से अवगत होने के कारण आजकल संस्थाओं और संगठनों में लोगों के लिए संप्रेषण की विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक संप्रेषण जिसे कि ऑफिस कम्युनिकेशन कहते हैं और व्यावसायिक संप्रेषण यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन आदि प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रमों का जो है आयोजन किया जाता है। तो यही वजह है कि आजकल क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों, संस्थाओं और दफ्तरों में लोगों को खास तौर पर ये सिखाया जाता है कि आपस में बातचीत कैसे करनी चाहिए। उन्हें जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं उनमें भी खास तरह के जो है कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि दफ्तरों में काम के लिए की जाने वाली बातचीत को प्रशासनिक संप्रेषण कहते हैं, ठीक है, और व्यापार में की जाने वाली बातचीत को व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। तो इन सभी ज़रूरी कोर्सों की पढ़ाई जो है आज बच्चों को कराई जाती है। दूसरा देखें, संप्रेषण का एक भौतिक पक्ष है। जिस अर्थ में हम हिंदी में संचार शब्द का व्यवहार करते हैं, संचार चैनलों के माध्यम से होता है। अगर ये चैनल ठीक से काम ना करें तो संदेश सही ढंग से जो है नहीं पहुंचता। इस विषय क्षेत्र में हम यह अध्ययन करते हैं कि संचार माध्यम कितने सक्षम है और संदेश वाहन में कहाँ तक जो है कारगर है। तो बातचीत या फिर हम कहें संप्रेषण, इसका हमें एक भौतिक पक्ष भी देखने को मिलता है। भौतिक पक्ष का मतलब होता है वो साधन जिसके ज़रिए जो है हम अपनी बात दूसरों को भेजते हैं, और इसी वजह से जो है हम हिंदी में इसे संचार भी कहते हैं। ये संचार जो है अलग अलग चैनलों के ज़रिए होता है। जैसे अगर हमारा मोबाइल नेटवर्क जो है ठीक से काम ना करे तो हमारी बात जो है वो सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस पढ़ाई के अंदर हम यही सीखते हैं कि बात पहुंचाने वाले ये जो साधन है ये कितने मजबूत हैं और हमारी बात को आगे ले जाने में जो है ये कितने मददगार होते हैं। दूसरी तरफ हम यह भी अध्ययन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के संप्रेषणों के आयोजनों में हम किस प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक युग में सामूहिक संप्रेषण का जो है एक सशक्त संदर्भ है जिसमें संसार के हर कोने के लोग भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि हम इस बात की भी पढ़ाई करते हैं कि अलग अलग तरह की बातचीत को आयोजित करने के लिए हमें किस तरह के साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है
आजकल क्या होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल पर एक साथ बहुत सारे लोग बात करते हैं। समूह में बातचीत करने का ये सबसे बढ़िया और मजबूत तरीका है। इसकी मदद से क्या होता है, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे जो लोग हैं वो एक साथ जुड़कर आपस में बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। यह संप्रेषण तभी संभव होगा जब संदेश के प्रसारण के लिए उपग्रह संचार की सुविधा मिल जाए। संचार में प्रौद्योगिकी विकास की स्थिति से हम संप्रेषण की क्षितिज रेखा जो है बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो कॉल या फिर हम कहें टेली कॉन्फ्रेंसिंग वाली बातचीत है, ये केवल तभी हो सकती है जब हमारी बात को भेजने के लिए आसमान में जो उपग्रह हैं या कहें सैटेलाइट हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हो और हमें उन सैटेलाइट की जो है सुविधा मिल सके। जैसे जैसे संचार के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी और विकास हो रहा है, तकनीकों का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही हमारी बातचीत करने का जो दायरा है और इसकी जो सीमाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है। यानी कि अब जो है हम बहुत ही आसानी से दूर दूर तक अपनी बात को जो है पहुंचा सकते हैं। तीसरा देखो, संप्रेषण का एक सामाजिक पक्ष है। यह भाषा के अर्थ पक्ष के समान है। हम संप्रेषण के माध्यम से क्या संदेश देते हैं? सबसे प्रमुख संदेश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया संभाषण है। जैसे ग्राहक कह रहा है साबुन है, दुकानदार ने कहा हाँ है और ग्राहक ने कहा एक दीजिए। तो यहाँ पे हमें ये समझाया गया कि बातचीत का जो है एक सामाजिक पक्ष भी होता है, जिसका मतलब ये है कि हम समाज में रहकर लोगों से कैसे बात करते हैं। यह भाषा के मतलब यानी कि अर्थ वाले हिस्से जैसा ही है। अब सवाल यह है कि हम बातचीत के जरिए दूसरों को क्या संदेश या क्या मैसेज देते हैं। तो सबसे ज़रूरी संदेश जो है वो यही होता है जो हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपस में बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक दुकानदार और ग्राहक का यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो इस तरह की जो बातचीत है ये हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है और यही भाषा का सामाजिक पक्ष कहलाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति वाला यह संप्रेषण प्राणी मात्र की जो है विशेषता है और रचना की दृष्टि से जटिल नहीं है। मनुष्य का भाषा के माध्यम से संप्रेषण इससे कहीं व्यापक है, अत्यंत जटिल है। तो यहाँ बताया गया कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की जो है छोटी मोटी बातचीत करना ये जो है दुनिया के सभी जीव जंतुओं की खूबी होती है और ये बनावट के हिसाब से बहुत आसान भी होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन हम इंसान का भाषा के ज़रिए बात करने का जो तरीका है इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और ये बहुत ही गहरा और समझने में जो है थोड़ा जटिल भी होता है। हम भाषा के माध्यम से अपेक्षित व्यवहार ही नहीं व्यक्त करते बल्कि श्रोता के साथ अपने संबंधों को भी जो है प्रकट करते हैं। इस तरह चुप बैठ, जरा बैठ जाइए, विराजिए, तशरीफ रखिए आदि प्रयोग मूलतः बैठने के व्यापार की अपेक्षा करते हैं। साथ में श्रोता की स्थिति, उसका वक्ता से जो है संबंध आदि संदर्भों का भी जो है संप्रेषण करते हैं। तो ये बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, भाषा की मदद से सिर्फ अपनी बात ही नहीं बताते बल्कि सुनने वाले के साथ जो है हमारा रिश्ता कैसा है ये भी हम उसे दिखा देते हैं। इसे समझाने के लिए जो है यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, मान लो कि आपको जो है किसी को बैठने के लिए कहना है, तो अगर हम ये कहते हैं कि चुप बैठ या हम ये कहें ज़रा बैठ, विराजिए या फिर हम ये कहते हैं कि तशरीफ़ रखिए, तो इन सभी बातों का असली काम जो है वो सामने वाले को बैठाना ही है। लेकिन इन अलग अलग शब्दों से ये पता चल जाता है कि सामने वाले की जगह क्या है और वो हमसे बड़ा है या छोटा है, साथ ही साथ बोलने वाले का जो है उससे रिश्ता क्या है। तो इस तरह हमारी भाषा से ये रिश्ता भी जो है सामने वाले तक पहुंच जाता है। संस्कृति मानवों की विशेषता है जिसे मानव समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। इसको हम अगली पीढ़ी तक का जो है सांस्कृतिक संप्रेषण कह सकते हैं। इस संप्रेषण में भाषा की लेखन परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिन संस्कृतियों में लेखन की व्यवस्था नहीं है उसमें वाचिक परंपरा जो है ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने में योगदान करती है। तो यहाँ पर बताया गया कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन और जीने का तरीका है वो सिर्फ इंसान की खूबी है जिसे कि इंसान का समाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाता है।
जैसे कि दादा दादी से वो हमारे माता पिता में आया और फिर माता पिता से आगे बढ़कर जो है हम तक पहुंचा। तो इसी को हम क्या करेंगे, अगली पीढ़ी तक का सांस्कृतिक संप्रेषण इसको हम कहते हैं। और इस संस्कृति को आगे पहुंचाने में भाषा को लिखकर रखने का जो तरीका है, यानी कि जो लेखन परंपरा है, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। पुराने समय में या आज भी, ठीक है, जिन समाजों या संस्कृतियों में लिखने का कोई भी सिस्टम नहीं था, वहाँ पर हमें वाचिक परंपरा काम करती हुई दिखाई देती है। वाचिक परंपरा का मतलब होता है बोलकर या कहानियों के जरिए अपनी बात बताना। तो ऐसी जगहों पर बोलकर ही जो है पूरे ज्ञान के खजाने को संभाल कर सुरक्षित रखा जाता है और इसी तरह बोल बोलकर इसे आगे आने वाले बच्चों तक जो है पहुँचाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे संप्रेषण साधना के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।